वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 140 करोड़ की आबादी वाले देश में चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए जो बड़ा चुनाव प्रबंधन चाहिए, जो बड़ी रणनीति चाहिए, बीजेपी उसमें लगातार माहिर होती चली जा रही है। चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की और इसमें नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे, ये तय कर दिया गया। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। कुछ जगहों पर टिकट भी काटे गए, मसलन बीड़, हरिद्वार, गढ़वाल से अनिल बलूनी को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारने का फैसला किया है। लेकिन एक मसला है, बीजेपी जो नारा और नैरेटिव गढ़ती है, उस नारे और नैरेटिव को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत काम होता है। बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, ये नारा आप लगातार सुन रहे होंगे और प्रधानमंत्री अक्सर अपनी रैलियों में मंच से इस बात को कहना नहीं भूलते हैं कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी 370 वाला नारा जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता 370 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, बार बार 370 का नारा लगा रहे हैं। सवाल यह कि 370 ही क्यों? बीजेपी या नरेंद्र मोदी 380, 82, 365, 375 भी टारगेट तय कर सकते थे। बीजेपी की जो पूरी रणनीति है, उसमें इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव और फिर उसको एक इमेज और ब्रांड में कन्वर्ट करते जाने का जो वैज्ञानिक आधार है, उस पर काम करती है। मनोवैज्ञानिक आधार वाला ये बहुत बारीक काम है। बार बार 370 का जब जिक्र आप करेंगे तो पार्टी 370 सीटें लेकर के आएगी, यह तो आपने तय कर रखा है, जिसके बारे में तयशुदा तौर पर कोई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ जनादेश तय करेगा। लेकिन इससे सिर्फ एक बात साफ होगी, जम्मू कश्मीर से जुड़ा वो कानून जिसको मोदी सरकार ने दूसरी दफा आते ही हटा दिया, 370 जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके रखा, 370 जिसने अलग संविधान, अलग विधान, अलग प्रधान का एक अलग व्यवस्था दी, उन सबको खत्म करने वाला। बीजेपी ने हिंदुस्तान के साथ जो वायदा किया, उस वायदे को पूरा करने वाला वो फैसला 370 को बार बार याद करवाएगा। बीजेपी की मोदी सरकार ने वो काम करके दिखाया जो नई सरकार 2019 से मोदी की आई, उसने सबसे क्रांतिकारी काम जो किया वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का किया। मतलब नारों के बहाने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों तक पहुंच रही है। मन से बीजेपी 370 पार, 370 जम्मू कश्मीर एक बड़ा फैसला, इतिहास बदलने वाला फैसला, क्रांतिकारी फैसला। इसलिए यह नारा जो है एक नैरेटिव में कन्वर्ट करता चला जाएगा। नैरेटिव जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके जम्मू कश्मीर की पूरी तकदीर और तस्वीर बदलने का वो ऐलान जो बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति घोषणा पत्र में लगातार बनाए रखा। चुनाव के पीक समय में ये नारा सरकार के पक्ष में जनमानस यानी कि पब्लिक ओपिनियन को तैयार करने में मददगार साबित होगा। इसको समझिए, ये साइकोलॉजी है। अब सुनिए कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में
400 पार। तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। समझ रहे होंगे ना, 370 यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद है। और बार बार जब किसी नारे को सुनते हैं, किसी आदमी को लगातार देखते हैं, किसी पार्टी की चुनाव चिन्ह को देखते हैं, तो आप उसके साथ व्यक्ति और चुनाव चिन्ह को रिलेट करने लगते हैं। और यही बीजेपी की रणनीति है नरेंद्र मोदी को लेकर के। 2014 के बाद बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, उसमें नारों पर फोकस बढ़ा। अब की बार मोदी सरकार 2014, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार महंगाई पर वार, अब की बार मोदी सरकार। इतना कुछ कहा गया और उस कहने में सिर्फ एक बारीक चीज़ रखी गई थी कि जहां भी आप बीजेपी के बैनर होर्डिंग देखते होंगे, वहां सिर्फ नरेंद्र मोदी थे और कमल का निशान था, पार्टी के नारे थे। व्यक्ति पर फोकस करके बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की। जिस आदमी के साथ देश का भरोसा जुड़ रहा था, जिस आदमी में लोगों का यकीन बढ़ रहा था कि यह जो व्यवस्था 10 साल से चले मनमोहन सिंह सरकार की, उसको बदल देगा, हिंदुस्तान में एक नया रिवाज शुरू होगा, राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नए दौर में देश आएगा नरेंद्र मोदी के माध्यम से। यह जो विश्वास था, उस विश्वास को पार्टी ने अपने बैनर, होर्डिंग, नारे, नैरेटिव सबके साथ जोड़ा। इसको कहते हैं इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, और वो साइंटिफिक आधार पर। 2019 में भी ब्रांड मोदी और नारों को भी इसी तरीके से फिर तैयार किया गया। एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, और चौकीदार। ये मैं भी चौकीदार, बाकी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। यह जो नारे थे, उन नारों ने मोदी के आसपास लोगों के मिजाज को बनाए रखा। आप यूं कहिए कि मोदी जो ब्रांड था, मोदी की जो यूएसपी है, क्रेडिबिलिटी है, जो बची बनी रही थी और वो बढ़ रही थी, बीजेपी ने उसके साथ ही अपने आप को जोड़े रखा, डाइवर्ट नहीं हुई। और इसी दौरान 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने, या कांग्रेस के राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कह दिया, और वो बैकफायर कर गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की इमेज जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार के मुखिया के तौर पे बनाई, देश की तरक्की, देश की बेहतरी, दुनिया में देश की इमेज, तमाम मोर्चों पर लगातार भारत बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत के लिए कारगर साबित हो रहा है। यह सब कुछ बार बार कहने के जरिए बीजेपी ने एक और काम किया कि अपने सारे नारे, अपने सारे वादे, अपने सारे नैरेटिव को नरेंद्र मोदी पर ही फोकस किया। इसीलिए बैकफायर कर गया राहुल गांधी पर, और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई। एनडीए 325, बीजेपी अकेले 303। तो 2024 के चुनावी माहौल में भी बीजेपी ने एक और दांव चल दिया है। अब 24 में क्यों कह रहा हूं, यह जो नारे हैं, नैरेटिव है, वायदे हैं, मोदी को लेकर के चुनाव लड़ने का जो पूरा खेल है या प्रबंधन है बीजेपी का, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। 3 मार्च को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जन विश्वास महारैली हुई। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। माहौल सही देखकर लालू यादव ने परिवारवाद का जवाब देते हुए कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास परिवार ही नहीं है। जिस तेजी के साथ बीजेपी ने इसे लपका और इसके विरोध में एक नया दमदार नैरेटिव गढ़ा, वो उसकी राजनीतिक समझ और फुर्ती का बहुत बड़ा प्रमाण है। उसका सिस्टम चुस्त दुरुस्त है, यह इस बात को साबित करता है। दूसरे ही दिन
मैं भी मोदी का परिवार की मुहिम चल पड़ी और मोदी ने कहा कि मेरा परिवार नहीं, मैंने परिवार बहुत पहले छोड़ा समूचे देश के लिए, और समूचा देश 140 करोड़ नागरिक इस देश के मेरा परिवार हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार हिंदुस्तान, और नरेंद्र मोदी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का परिवार नरेंद्र मोदी, यानी कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के साथ अपने आप को बीजेपी ने जोड़ दिया नरेंद्र मोदी के माध्यम से। ये स्ट्रैटेजी होती है, ये रणनीति होती है। सोशल मीडिया पर जो बायो था सब ने लिखना शुरू कर दिया, मैं भी मोदी का परिवार, और ये बज क्रिएट हो गया। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आने लगे। इतना ही नहीं, दूसरे ही दिन यानी कि 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में इसी पर बयान जारी किया था, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। आप उस बयान को सुनिए। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारे जोर पकड़ रहे हैं, उनमें एक तो बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार वाला तो है ही। दूसरे नंबर पर है मैं भी मोदी का परिवार। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और नया नारा गढ़ा है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। ये नारे यूं ही नहीं तैयार होते हैं, ये नारे लोगों के दिमाग में बस जाएं, कहीं कोई विचलन ना हो, डाइवर्जन ना हो, इसलिए वो पर्सनालिटी बेस्ड फोकस नारे तैयार किए जाते हैं। और उस पर्सनालिटी को लगातार बीजेपी ने 10 साल में मोदी सरकार के जरिए खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी कैसे नारों को गढ़ती है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप गौर करेंगे, बीजेपी के नारों के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर जो राजनेता हैं, उनकी जो खूबियां हैं, ताकत है, यह मोदी फैक्टर है। उसके माध्यम से देश ने जो तरक्की की है, उसे हाईलाइट करने की कोशिश दिखती है। एक आदमी, उसका चेहरा और पार्टी का सिंबल, इसी पर बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति फोकस दिखाई पड़ती है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको 3-4 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। क्यों एक आदमी पर फोकस करके कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रबंधन करती है, अपनी सरकार की कामयाबियों को गिनाती है, अपने आगे आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करती है, अपने सत्ता में बने रहने के लिए आगे की जो योजनाएं तैयार करती है, वो आदमी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसको आपने गढ़ा है और उसके आसपास लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसी को आप एक आदमी की यूएसपी कहते हैं, जो ब्रांड में कन्वर्ट करता है। आप याद कीजिए, गुजरात के केवड़िया में साल 2018 में जब सरदार पटेल की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो प्रतिमा पर माल्यार्पण सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे थे। एक दूरी के बाद मोदी ही कैमरे में थे, वही आगे थे, सरदार पटेल की प्रतिमा थी और नरेंद्र मोदी थे। जब देश यह सब देख रहा होता है तो इतने बड़े काम को अंजाम देने का श्रेय जिस आदमी को जाना चाहिए, उसमें कोई बंटवारा ना हो, यही विजुअल ग्रामर है। जब यहां आप 10 लोगों को देखेंगे तो आपको यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका श्रेय किसको जाना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी ही तमाम कामयाबियों में, तमाम क्रांतिकारी फैसलों में, तमाम देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों में शामिल रहे। इसी तरीके से साल 2021
नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने गए थे बनारस, और गंगा में डुबकी लगा करके जब वो विश्वनाथ की तरफ बढ़ रहे थे तो कैमरा सिर्फ नरेंद्र मोदी पर फोकस था। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार और कायाकल्प जिस तरीके से हुआ, हिंदुस्तान में इस तरह का पहला यह परिवर्तन था। जो बड़े धर्मस्थल हिंदुओं के हैं भारत में, उसमें ऐसा बदलाव, लखदख चमत्कार और चमकता हुआ काशी विश्वनाथ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो यह जो विरासत है, हिंदुत्व है, भारत की सनातन परंपरा का गौरवशाली तीर्थस्थान है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके कायाकल्प के लिए अगर किसी एक आदमी को श्रेय जाना चाहिए तो वो आदमी आपको लगातार टीवी पर दिखना चाहिए। और इसी तरह की कामयाबियों को जोड़ते जोड़ते आपके भीतर एक राय बनती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, तस्वीरों के जरिए होती है, और वो फिर कहते हैं कि ये है कौन? नरेंद्र मोदी। कौन? बड़ा प्रधानमंत्री। कौन? बहुत बड़ा नेता। कौन? देश को बहुत आगे ले जाने वाला। कौन? हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाने वाला। कौन? 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने का सपना पालने वाला। अब उसके आसपास आपको कुछ बड़ा दिखेगा नहीं, सब छोटा छोटा बौना होता चला जाएगा। यह है विजुअल ग्रामर किसी आदमी को खड़ा करने का। ऐसी ही तस्वीर इस साल अयोध्या में भी आपने देखी होगी, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे। यह क्रांतिकारी समय था, देश में ऐतिहासिक समय था। 500 साल की प्रतीक्षा देश के हिंदुओं की पूरी हो रही थी। भगवान रामलला का मंदिर बन गया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जब रामलला के गर्भगृह में जा रहे थे तो सिर्फ कैमरे में नरेंद्र मोदी थे। अब यह जो 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका जो योगदान है इस मंदिर को लेकर के, और इतिहास में नरेंद्र मोदी ने अपना दस्तखत उस समय की पीठ पर जो कर दिया, यह सब कुछ उनके कद को और बढ़ा जाता है। इसलिए अलग अलग मोर्चों पर नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की गईं, उन तमाम उपलब्धियों को, सफलताओं को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके एक बड़ा ब्रांड क्रिएट किया गया, नरेंद्र मोदी ब्रांड, जिसके आसपास ही बीजेपी अपने सारे नारे और नैरेटिव गढ़ती है, और उस गढ़ने में ध्यान रखती है कि जो उपलब्धियां हैं उनके साथ इन सब का रिश्ता बना रहे। इसीलिए बीजेपी 370 पार, 370 याद रखिए, और मन से प्रधानमंत्री कहते हैं अब जय श्री राम, अयोध्या याद रखिए। तो देश में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, देश में जो विकास की योजनाएं हैं, तरक्की की जो फहरिस्त है, दुनिया के मोर्चे पर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत है, अंतरिक्ष में लगातार उपलब्धियां हैं, यह सब एक जगह आकर के केंद्रित हो जाते हैं। ये है स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं दिमाग। साइंटिफिकली किसी आदमी के जरिए पार्टी को लोगों तक ले जाने और लोकप्रिय बनाने का तरीका। बीजेपी उस पर लगातार काम करती रही। बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा है। नारों को लेकर जनता के बीच सब जाते रहे हैं, नेता भी। अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बीजेपी एकजुट होकर नारों को आगे बढ़ाती है, अपने नैरेटिव को गढ़ती है और लोगों के बीच में उसको स्थापित करती है, सेट कर देती है। बीजेपी के नारे ब्रांड मोदी को मजबूती देते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मोदी की ताकत बढ़ेगी तो उनके जरिए उसका विजय रथ भी आगे लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए नारों को, पोस्टर्स को, नैरेटिव को, अपने मुद्दों को और विपक्षी के आरोपों की काट को बीजेपी यूं ही नहीं तैयार करती है।
बहुत सोच समझ करके और इस बात का पूरा अंदाजा लगा करके कि आगे इसका नतीजा उसके हक में क्या होगा। ये है बीजेपी की 2024 की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इलेक्टोरल मैनेजमेंट। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।